हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मोनिका और वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल में। अभी कुछ समय पहले मैं अपने साइकोलॉजी चैनल के नीचे कमेंट्स जो आई हैं उनको पढ़ रही थी, तो उन कमेंट्स को पढ़ के मुझे रियलाइज़ हुआ कि काफ़ी लोग चाहते हैं कि मैं एमए साइकोलॉजी फर्स्ट ईयर के वीडियोस बनाऊं। तो मुझे लगा कि काउंसलिंग साइकोलॉजी के साथ साथ जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, अगर आप मुझे एमए साइकोलॉजी के सजेस्ट कर दें तो मैं उनके ऊपर वीडियो बना दूँगी। तो जो भी आपको लगता है कि एमए साइकोलॉजी फर्स्ट ईयर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या फिर कोई टॉपिक ऐसा है जिसमें आपको कन्फ्यूजन है, तो ज़रूर आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। पर वो एमए साइकोलॉजी जो MPC 5 है और 6 का मत बताइएगा, क्योंकि वो स्टैटिस्टिक्स और रिसर्च है और मैं उसमें बिल्कुल भी एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो उसके बारे में मैं वीडियोस नहीं बना पाऊँगी। तो अगर आप MPC 1, 2, 3 या 4 मतलब कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी, लाइफ स्पैन साइकोलॉजी, पर्सनालिटी थ्योरी या असेसमेंट या फिर एडवांस सोशल साइकोलॉजी में से कुछ पूछना चाहते हैं तो ज़रूर आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अभी कुछ दिन पहले ही मैंने अपने चैनल पे पोस्ट डाला था जहाँ पे मैंने पूछा था कि एडवांस सोशल साइकोलॉजी में से अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक लगता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो किसी ने मुझे एटीट्यूड जो है वो टॉपिक सजेस्ट किया था। तो आज इस वीडियो में हम करेंगे एडवांस सोशल साइकोलॉजी, जो कि है MPC 004। उसमें थर्ड ब्लॉक करेंगे जिसमें चैप्टर नंबर 2 है फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड एंड एटीट्यूड चेंज, मतलब कैसे हमारा एटीट्यूड बनता है और कैसे हम एक किसी भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एटीट्यूड को हम चेंज कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि एटीट्यूड होता क्या है। एटीट्यूड होता है हमारी किसी भी चीज़ की तरफ फीलिंग, मतलब हम उसके बारे में कैसा महसूस करते हैं। हमारी थिंकिंग, मतलब हम उसके बारे में कैसा सोचते हैं। और फिर इससे रिलेटेड होता है हमारा बिहेवियर, मतलब हमारा बर्ताव। जैसा हम सोचेंगे उसी के हिसाब से हम बिहेव करेंगे। जैसे अगर हम पॉजिटिव सोच रहे होंगे तो हम अच्छा बिहेव करेंगे, पर अगर हमें किसी चीज़ के ऊपर बहुत नेगेटिविटी लगेगी या फिर हमें गुस्सा आ रहा होगा तो हम उसी तरीके से बिहेव करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक डॉग लवर है तो अगर कोई जो भी डॉग लवर होता है उनको स्ट्रीट डॉग्स भी अच्छे लगते हैं, तो उनका दिल करता है कि ये जो डॉग्स हैं ये बेचारे ऐसे ही घूम रहे हैं, इनको खाने के लिए नहीं मिलता, तो वो उनको फीड कर देंगे। पर अगर जो इंसान किसी ने कभी डॉग्स को रखा ही नहीं है अपने घर में तो उनको लगता है कि इनको यहाँ से भगा देना चाहिए, मुझे डर लगता है, या फिर वो अगर उनको सामने से वो डॉग आ जाए तो वो खुद ही थोड़ा रास्ता साइड में ले लेते हैं। क्योंकि हर एक इंसान का किसी भी चीज़ को देखने का एटीट्यूड जो है वो अलग हो सकता है, उसके अलग सर्कमस्टांसेस होते हैं। तो आज इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि कौन से वो सर्कमस्टांसेस होते हैं जिससे किसी भी इंसान का एटीट्यूड बनता है। तो आज का टॉपिक है फैक्टर्स ऑफ एटीट्यूड फॉर्मेशन, मतलब वो कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी भी इंसान के एटीट्यूड को बनाने में हेल्प करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें 7 पॉइंट्स बताए गए हैं। सबसे पहला है नीड सेटिस्फैक्शन, सेकंड नंबर पे है सोशल लर्निंग, जिसके अंदर फर्दर आता है क्लासिकल कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग एंड ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। फिर थर्ड नंबर पे आता है ग्रुप एफिलिएशन, फोर्थ नंबर पे आता है कल्चरल फैक्टर्स, फिफ्थ नंबर पे आता है पर्सनालिटी फैक्टर, सिक्स नंबर पे आता है स्टीरियोटाइप, सेवेंथ नंबर पे आता है गिवन इंफॉर्मेशन। तो इस बुक के हिसाब से ये 7 ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, 7 ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिससे किसी भी इंसान का एटीट्यूड बनता है। तो चलिए अब इनको डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नीड सेटिस्फैक्शन। नीड सेटिस्फैक्शन का मतलब है कि कोई भी चीज़ जिससे हमारी नीड फुलफिल हो रही है उसकी तरफ तो हम अट्रैक्ट होते हैं, उसको करने में हमें खुशी मिलती है, उसकी तरफ हमारा एटीट्यूड जो है पॉजिटिव होता है। पर जो भी चीज़ हम गोल अचीव करना चाहते हैं उससे दूर लेके जा रही होती है तो हमारी जो है सेटिस्फैक्शन फुलफिल नहीं होती है, तो उसकी तरफ हमारा एटीट्यूड जो है डिफरेंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप साइकोलॉजी के एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके 2 दोस्त हैं। एक दोस्त कहती है कि चल यार छोड़ क्या पढ़ना, अब अगले साल एग्ज़ाम देंगे, और दूसरी दोस्त है वो कह रही है चल यार मिलके पढ़ते हैं, हम दोनों की कंसेप्ट क्लैरिटी होगी, कुछ चीज़ें तू मुझे समझा, कुछ चीज़ें मैं तेरे को समझाती हूँ। तो अब आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो जो आपकी पहले वाली दोस्त है ना वो आपको लगेगा कि छोड़ यार इससे थोड़ा दूर ही रहती हूँ, ये तो मेरा पूरा टाइम वेस्ट कर देगी, और जो दूसरी वाली फ्रेंड है उससे हम मिलके ग्रुप स्टडी करते हैं और एक दूसरे के साथ चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं और समझते हैं। तो जो भी हमारी नीड होती है अगर वो फुलफ़िल हो रही हो तो उसी के हिसाब से हमारा किसी भी चीज़ के लिए एटीट्यूड बन जाता है।
तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, नीड सेटिस्फैक्शन। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है एटीट्यूड फॉर्मेशन में, वो है सोशल लर्निंग, मतलब हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट से कैसे अपना एटीट्यूड बनाते हैं। इसके अंदर भी 3 कंडीशंस आती हैं। सबसे पहले आती है क्लासिकल कंडीशनिंग, सेकंड है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग और थर्ड है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। सबसे पहले आता है क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग का क्या मतलब होता है, जब कोई भी चीज़ कंटिन्यूसली बार बार रिपीट करती जाए ना, तो वो हमारे अंदर फीड हो जाती है। जैसे अब कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस डायरेक्टली हम चाइना के साथ लिंक करते हैं, हमें लगता है कि चाइना ही जो है ना वो कोरोना वायरस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये कहीं ना कहीं अब हमारे दिमाग में फीड हो गया है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी चाइना को अपना दुश्मन मानते हैं, उनको लगता है कि कोरोना जो है वो चाइना की वजह से ही आया है। तो इस तरीके से एक कंडीशनिंग हो गई है कि हाँ कोरोना मतलब चाइना ने ही पूरी दुनिया में ये वायरस फैलाया है। तो जब भी कोई चीज़ बार बार रिपीट की जाती है और उसको इतनी बार बोला जाता है कि कहीं ना कहीं वो हमारे अंदर फीड ही हो जाती है, तो उसको बोलते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। नेक्स्ट पॉइंट है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। इसका मतलब है कि कोई भी काम अगर हम करते हैं ना, तो उसके लिए अगर हमें रिवॉर्ड मिलता है, हमें प्रेज़ मिलती है, हमारी कोई तारीफ़ करता है, तो हम कोशिश करते हैं हम उस काम को बार बार करें। और सिमिलरली अगर कोई ऐसा काम है जिसकी वजह से हमें डांट पड़ती है या फिर लोग हमारी बुराई करते हैं या फिर लोग हमें बिल्कुल पसंद नहीं करते, तो हम कोशिश करते हैं कि हम उस काम को ना करें। फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्लास है, अगर अब वो टीचर का एटीट्यूड ऐसा है कि जो भी बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं वो उनको अप्रिशिएट करती है कि हाँ आपने अपना हाथ खड़ा करा, आपने मुझसे सवाल पूछा, तो बच्चे वहाँ पे क्वेश्चन पूछने ज़्यादा उनको ईजी लगेगा और ज़्यादा रिवॉर्डिंग लगेगा। पर सिमिलरली अगर कोई दूसरी टीचर है, वो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि कोई क्लास में इंटरफेयर करे, जो भी बच्चा कोई डाउट पूछता है, वो क्वेश्चन पूछता है, तो वो उनको डांट लगा देती है। तो इस क्लास में बच्चे कंपैरेटिवली कम क्वेश्चंस को पूछेंगे। तो इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग का मतलब है कि जिस भी चीज़ के लिए हमें प्रेज़ मिलती है, हमें रिवॉर्ड मिलता है, वो हम ज़्यादा करते हैं, और जिस भी चीज़ के लिए हमें पनिशमेंट मिलती है या फिर हमारे को अप्रिशिएट नहीं करा जाता, तो उस चीज़ को हम कम करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का मतलब कुछ भी चीज़ हम देख के दूसरों को ऑब्जर्व करके लर्न कर रहे हैं। सबसे पहले तो बच्चा अपने घर से ही लर्न करता है, जैसा उसके पेरेंट्स करते हैं वैसा ही वो बिहेव करता है। काफ़ी बार जब बच्चे छोटे होते हैं, तो अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को नाम से बुलाए, जैसे मोना बोले, तो बच्चा भी अपनी मम्मी को मम्मी ना बोल के मोना ही बोलता है, क्योंकि उसने वो ऑब्जर्व किया होता है। और जैसे कुछ चीज़ें हम टीवी से लर्न करते हैं, जैसे जब अभी भी आता है कौन बनेगा करोड़पति, अमिताभ बच्चन जी का, पर जब किसी ज़माने में बहुत ही फेमस होता था, तो लोगों की लैंग्वेज ही बन गई थी कि लॉक कर दिया जाए, क्या आप श्योर हैं, फ़ोन ओ फ्रेंड, ये सारी चीज़ें जो है उनकी कॉन्वर्सेशन बन गई थी। और जब छोटी थी मैं, तो महाभारत आता था, तो ये नॉर्मल लैंग्वेज बन गई थी, भ्राताश्री, माताश्री, पिताश्री, क्योंकि हम लोगों ने ये ऑब्ज़र्व किया था, ये देखा था, और ये कॉमन लैंग्वेज बन गई थी, सभी वो सारी बातें बोलते थे। और अब नए यूट्यूबर्स जैसे बातें करते हैं, तो दूसरे बच्चे भी उन्हीं तरीके से उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का मतलब होता है कि हम कैसे दूसरों को ऑब्जर्व कर रहे हैं और उन्हीं के बिहेवियर को हम कहीं ना कहीं अपने एटीट्यूड में लेके आ जाते हैं। तो ये तीनों पॉइंट्स थे सोशल लर्निंग के। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जो कि है ग्रुप एफिलिएशन। इसका मतलब है कि हम किसी भी ग्रुप के हिसाब से अपने एटीट्यूड को बना लेते हैं। तो ग्रुप होता है, सबसे पहले तो फर्स्ट ग्रुप होता है हमारा फैमिली का ग्रुप, जो हमारे आसपास के लोग होते हैं, उसे कहते हैं प्राइमरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप मतलब जिन लोगों को हम फेस टू फेस जानते हैं, जिनके साथ हम फेस टू फेस इंटरेक्ट करते हैं, तो हमारा एटीट्यूड बहुत ज़्यादा उन लोगों के साथ इन्फ्लुएंस्ड होता है, जो कि हमारे फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, जो कि हमारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, जो हमारे टीचर्स हैं, उनका एटीट्यूड कैसा है, उससे भी हमारे जो है बिहेवियर पे, हमारे एटीट्यूड पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो ग्रुप एफिलिएशन का मतलब है कि जैसे दूसरे लोग होते हैं, जिस ग्रुप को हम बिलोंग करते हैं, उस ग्रुप के हिसाब से एटीट्यूड अपना बना लेते हैं। जैसे कुछ फैमिलीज़ होती हैं, उसमें सारे लोग ही बहुत सलीके से बात करते हैं, बहुत तमीज़ से बात करते हैं, आप करके बात करते हैं। और कुछ फैमिलीज़ होती हैं, सब उसमें तू तड़ा, किसी ये सब गालियाँ गलौज सब चलता है। तो जैसा उनका ग्रुप होता है, वैसे ही हमारा कहीं ना कहीं एटीट्यूड जो है वो बन जाता है। और जब भी कोई नया मेंबर एक ग्रुप में आने की कोशिश करता है, फॉर एग्जांपल अगर एक लड़की की शादी हुई है, उसकी शादी हुई है जॉइंट फैमिली में, तो उससे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि जिस फैमिली में वो जा रही है, वो उस ग्रुप के नॉर्म्स को, उस घर के कल्चर को, उस घर के रीति रिवाज को वो अडॉप्ट कर ले।
उसके बाद नेक्स्ट आता है रेफरेंस ग्रुप। रेफरेंस ग्रुप का मतलब है अभी फ़िलहाल हमारा ग्रुप वैसा नहीं है पर हम वैसा बनना चाहते हैं। सपोज करो अगर 2 बच्चे हैं, उनमें फिनेंशियल कंडीशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, पर ये बच्चे को जो अमीर बच्चा है वो बच्चा बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो देखता है उसके घर में लोग किस तरीके से बात करते हैं, किस तरीके से बैठते हैं, अगर कोई आता है तो उससे कैसे बिहेव करते हैं, तो ये उनके जैसा बनना चाहता है। तो ये क्या करेगा, अपने एटीट्यूड में चेंज लेके आएगा, अपने बिहेवियर में चेंज लेके आएगा, क्योंकि उसको अपना एग्जिस्टिंग वाला जो ग्रुप है वो इतना पसंद नहीं है, पर ये जो रेफरेंस ग्रुप है जिसको वो एस्पायर करता है, जैसा वो बनना चाहता है वो उसको ज़्यादा पसंद है, तो वो अपने एटीट्यूड में चेंजेस लेके आएगा और ये जो नया ग्रुप है इनकी तरह बिहेव करेगा और उनकी तरह सोचने की कोशिश करेगा। तो इसको कहते हैं रेफरेंस ग्रुप। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है कल्चर फैक्टर। कल्चर का मतलब होता है कि जैसे बुक में एग्जांपल दिया गया, अगर कोई मुस्लिम फैमिली है तो वहाँ पे अगर कज़न्स की शादी हो रही है तो कोई बड़ी बात नहीं है, उनके कल्चर में ये सब अलाउड है। पर अगर कोई हिंदू ब्राह्मण फैमिली है तो वहाँ पे तो ये सिन नहीं हो जाएगा अगर किसी की कज़न्स की आपस में मैरिज हो गई। हम किस कल्चर में रहते हैं उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। कोई लड़की अगर वो मिनीज पहन रही है, शॉर्ट पहन रही है और वो यूएसए में जा रही है, यूरोप में जा रही है, कोई उसको बॉदर नहीं करेगा, पर अगर वो सऊदी अरेबिया में जाए तो हो सकता है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात हो जाए। तो जैसा देश वैसा भेष, मतलब जहाँ पे कोई इंसान का जैसा कल्चर होता है वैसा उसके एटीट्यूड पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जैसे अगर आप गुरुद्वारे जा रहे हैं तो आपको सर ढक के जाना ही है, अगर आप मंदिर में जा रहे हैं तो आपको चप्पल उतार के जाना ही है, पर अगर आप चर्च में जा रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी अपने शूज़ या चप्पल उतारने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुस्लिम्स हैं वो वहाँ पे एक लेवल के बाद जो है फीमेल्स अलाउड नहीं होती हैं। तो हर रिलीजन का, हर जगह का अपना कल्चर होता है और उस कल्चर से हमारे एटीट्यूड के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है पर्सनालिटी फैक्टर। मतलब एज अ इंसान हम कैसे हैं, हम खुद अंदर से कैसा फील करते हैं, बाय नेचर हम कैसे हैं। कई लोग बाय नेचर पॉजिटिव होते हैं, कई लोग बाय नेचर खड़ूस होते हैं, सड़ेले से होते हैं, बाय मतलब उनका जर्नल नेचर ही बेकार होता है। और रिसर्च ये कहती है कि जो भी लोग ज़्यादा खुश मिजाज होते हैं वो ज़्यादा ओपन माइंडेड होते हैं, वो अपनी लाइफ में ज़्यादा ग्रो करते हैं और वो हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। और जो लोग थोड़े से सड़ेलू से होते हैं, नेगेटिव होते हैं, खड़ूस होते हैं, वो ज़्यादातर दूसरे लोगों को अपनी गलती के लिए ब्लेम कर देते हैं और वो लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो भी नहीं कर पाते, क्योंकि वो ओपन माइंडेड नहीं होते, वो दूसरे लोगों के साथ मिक्सअप नहीं हो पाते और दूसरे लोग उनके साथ इतना ज़्यादा फ्रेंडली या फिर क्लोजनेस या फिर एंजॉय नहीं कर पाते। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप का मतलब है कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो चलती ही जा रही हैं सोसाइटी में पर उनका कोई खास लॉजिक नहीं है। जैसे कहते हैं ना, लड़कों को रोना नहीं चाहिए। बहुत साल पहले अमिताभ बच्चन की एक मूवी आई थी मर्द, जिसमें कहते थे मर्द को दर्द नहीं होता। उसके बाद ये स्टीरियोटाइप होता है कि अगर किसी का गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप है तो हमेशा लड़का ही पहले प्रपोज करेगा। पर हाँ, अब समय के साथ चीज़ें चेंज होती जा रही हैं। तो स्टीरियोटाइप का मतलब होता है कि कुछ धारणाएं जो हमेशा से चलती जा रही हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि उनके पीछे कोई लॉजिक हो, पर ये हमारे एटीट्यूड को बनाने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके बाद 7 पॉइंट आता है गिवन इन्फॉर्मेशन। गिवन इन्फॉर्मेशन का मतलब है कैसे समय के साथ हमारी सोच बदलती है, क्योंकि हमारे एक्सपीरियंसेस बढ़ते हैं, हमें नई इन्फॉर्मेशन मिलती है, हमें नई नॉलेज मिलती है। फॉर एग्जांपल, पहले ट्रांसजेंडर के बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता था और किसी भी मूवीज़ को उनको गलत तरीके से देखा जाता था, या फिर आजकल जैसे लोग अपना जेंडर चेंज कर लेते हैं। अभी रिसेंटली आयुष्मान खुराना की और वानी की नई मूवी आई है जिसका नाम है चंडीगढ़ करे आशिकी। तो उसका पूरा का पूरा टॉपिक ही यही है कि कैसे हर इंसान जो है अपनी तरीके से ज़िंदगी जी सकता है। तो उसमें भी बहुत ही अच्छा मूवी में दिखाया गया है कि कैसे आयुष्मान खुराना स्टार्टिंग में उसको नहीं समझ पाता वानी को, फिर बाद में उसे रियलाइज़ होता है कि हर उसमें उसका क्या गलती है, भगवान ने उसको अगर ऐसे ही बनाया। तो इसका मतलब है कि जब हम हमारी लाइफ के एक्सपीरियंसेस बढ़ते हैं, हमें नई नॉलेज मिलती है, हमें नई इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो उसके हिसाब से भी फिर हमारा एटीट्यूड जो है वो चेंज हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हमने जाना एटीट्यूड फॉर्मेशन, और मैं एटीट्यूड के और थोड़े से टॉपिक्स कवर करूंगी कुछ आने वाले वीडियोस में। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो ज़रूर नीचे कमेंट करके लिख सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूँ मोनिका। विश यू ऑल हेल्थ एंड हैप्पीनेस। टेक केयर, बाय, थैंक यू।